अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इंटरव्यूज का सीजन है। बड़े बड़े अहम इंटरव्यू टीवी चैनल्स पर नशर हो रहे हैं। हार्ट टॉक में बड़े बड़े लीडर जाकर अपने अपनी बोलियां बोल रहे हैं। उन पर फिर तबसरा होता है, फिर वजाहतें होती हैं। पहले इसहाक डार हार्ट टॉक में अपीयर हुए, वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। पीटीआई की सोशल मीडिया सेल्स ने उस पर तनकीद के डोंगरे बरसा दिए कि ये एक नाकाम और अहमकाना इंटरव्यू है, और इंटरव्यू करने वाले स्टीफन सेकर ने इसहाक डार को मुकम्मल तौर पर पसपा कर दिया है। जवाब में मुस्लिम लीग नवाज के मीडिया सेल वाले सामने आए और उन्होंने 2 दिन के अंदर रुख बदल दिया और ये बात मनवा ली कि इसहाक डार ने दरअसल इंटरव्यूअर को पसपा कर दिया है और इसहाक डार ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना मौकफ रखा है। अभी कमर सीधी नहीं हुई थी कि इसहाक डार दोबारा रजा रूमी के प्रोग्राम में आ गए और उन्होंने कहा कि बीबीसी के प्रोग्राम ने उनके साथ तयशुदा कोड ऑफ कंडक्ट, जो एग्रीमेंट हुआ था कि ये 5 मौज़ूआत पर बात की जाएगी, उसकी वायलेशन की, उनके साथ चीट किया, उनके साथ धोखाधड़ी की, लिहाजा वो उस दिन परेशान हुए। रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प होता है। अभी तो मुस्लिम लीग नवाज का मीडिया सेल हमसे ये मनवा रहा था कि इसहाक डार दुनिया के सबसे बड़े माहिरीन मईशत में से एक हैं, वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं और उन्होंने बीबीसी के प्रोग्राम करने वाले सहाफी को धूल चटा दी थी। अब इसहाक डार ने खुद यू टर्न ले लिया। ये बात पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं हुई है। इसकी बुनियाद को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे उस्ताद मोहतरम जो वकालत के शोबा में मेरे उस्ताद हैं, उनका एक डायलॉग बहुत कीमती है और बहुत अहम है, उसे जानना आपके लिए जरूरी है। मैं बतौर तालिब इल्म, बतौर अप्रेंटिस के उनके पास गया, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट उनकी मदद से पढ़ने की, समझने की कोशिश की, तो नतीजा ये निकाला कि ऑनरेबल कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए थे वो इस वक्त किसी और मूड में थे और इस जजमेंट में उन्होंने अगेंस्ट द लॉ कोई अहमकाना या गलत फैसला किया है। तो उस्ताद साहब खिलखिलाकर हंसे और उन्होंने मुझे एक कीमती बात समझाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम एक खास अंदाज में तरतीब दिया है। किसी मुआशरा में जिस कदर उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, अहमक और नालायक लोग होंगे, उस मुआशरा की हायरार्की में हर सतह पर वही परसेंटेज बरकरार रखी जाती है, वो रह जाती है। अगर आप अपने मुआशरा में दौलशा के चूहों की तादाद बढ़ा दोगे तो आला तरीन पोजीशन पर दौलशा के चूहे बढ़ जाएंगे, और अगर आप अपने मुआशरा में आम सतह पर इस तादाद को कम कर दोगे तो मुआशरा तरक्की करेगा और बेहतर लोग ऊपर आ जाएंगे। तो इस फार्मूला के तहत जब मैं लोगों की लॉयल्टीज को, लोगों के वफादारियों को, लोगों की मोहब्बत को देखता हूं कि अपने अपने सियासी कायदीन के साथ वो बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात तो मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन सब जानते हैं कि मैं बागी हूं। मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था। मैंने 30 साल की उम्र तक पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की और वो तमाम बयानियां बोला, वो तमाम बातें की जो अखबारात में मैंने 30-40 साल तक पढ़ी थी। फिर मुझे तज्जिया करने की लत पड़ गई। फिर मैंने भुट्टो साहब को पढ़ा, बेनजीर भुट्टो को पढ़ा, आसिफ अली जरदारी के बारे में पढ़ा, उनकी बातें सुनी, बराह रास्त तज्जिया किया, तो मैं मुर्तद हो गया। अब मेरे जैसे लोग तो कम होते हैं ना, 10 लाख में से एक आध शख्स मुर्तद होता है। अपना दीन, ईमान, अकीदा, धर्म, अपना सियासी नजरिया तब्दील करना कोई आसान काम नहीं होता, ये मुश्किल काम होता है। और मैं नजरिया की बुनियाद पर आज पीपल्स पार्टी का वकील सफाई बनकर बैठता हूं। तो मैं अर्ज करता हूं कि हर लेवल के लोग मुआशरा में मौजूद होते हैं। बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी या जनाब जुल्फकार अली भुट्टो या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में और बहुत सारे लोग, इनका एक फर्क बाकी लोगों से रहता है। ये इसके पैरेलल और जमातों का भी नाम लेता हूं। जनाब अख्तर मैंगल की बात करता हूं, जनाब वली खान साहब की पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के लोगों की बात करता हूं, JUIF की बात करता हूं, JUP की बात करता हूं, नूरानी साहब थे और बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन में 8वीं, 7वीं, 10वीं क्लास तक तय कर लेते हैं कि हमने सियासत करनी है, हमने अपना करियर सियासत में बनाना है। तो इनकी खास तरह की लर्निंग होती है। इन्हें बार बार इन्हें जिंदगी में किसी अखबार या टीवी चैनल के सामने बैठने से पहले लखों खा मर्तबा क्रॉस टॉक करना पड़ती है, गुफ्तगू करना पड़ती है, दलाइल से दूसरे को ढेर करना होता है, अपना हामी बनाना होता है, वोट लेने होते हैं। तो ये तरबियत हमेशा उनके काम आती है और वो बड़े से बड़े फोरम पर बड़े से बड़े साफी के सामने बैठकर नॉकआउट नहीं होते, बल्कि अपना पैगाम और अपनी गुफ्तगू वाज़ेह अंदाज में पहुंचाते हैं और
सवालात के सामने डीरेल नहीं होते, जो बात पूछी जाए उसी की वजाहत करते हैं और अपना पैगाम पूरा देते हैं। अब इसके बरक्स एक टीम आती है जिसे उम्र के 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में एक इदारा अडॉप्ट कर लेता है और कहता है आओ हम तुम्हें सियासतदान बना सकते हैं, हम तुम्हें इलेक्टेबल बनाएंगे, हम तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज की तमाम क़यादत ऐसी ही है। और इसी तरह पीटीआई की क़यादत के बारे में भी आप जानते हैं। असद उमर के फरिश्तों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो कभी यूनियन काउंसिल के नाज़िम का इलेक्शन लड़ेंगे, वो कभी एमपीए बनेंगे। और अल्लाह ताला की शान है, इस मुल्क का निज़ाम है और इस मुल्क की खलाई मखलूक है कि वो आज वजीर खजाना है मुल्क के। अब जब वो इंटरव्यू के लिए सामने बैठते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज तक बराह रास्त इंटरव्यू किसी भी टीम को नहीं दे पाए हैं। आज तक उनके इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और मैं इसमें बुराई नहीं समझता। जब आप हेड ऑफ द स्टेट हो, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तो आपको फजूल याबागोई और लगभ बातें टीवी चैनल पर बैठकर करने की बजाय बेहतर है कि उससे बात पहले तय कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल अब उसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि सवालात ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम लिख कर दे और साफी वही पूछते चले जाए। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तो एक जमाना अच्छा अपनी इस तरह से गुजार लिया, लेकिन जब भी उन्हें कभी पब्लिक स्पीच की नौबत आई या किसी गैर मुल्की चैनल के सामने बैठे तो हवाइयां उड़ गई, बुरे हाल हो गए। अब इस सब कुछ के बावजूद के इसहाक डार साहब को हार्ट अटैक के कंपेयर ने, एंकर ने बुरी तरह लताड़ा, बुरी तरह। और उनके पास कोई करने को बात नहीं थी, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। सवाल इतना सा कि आपकी कुल जायदादें कितनी है। अब चूंकि मुख्तलिफ जगह पर अदालतों में, टीवी चैनल्स के सामने वो मुख्तलिफ मौकफ लेते हैं, तो लिहाजा उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब इसी तरह जब इसहाक डार का मजाक उड़ाया जाता है, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया जाता है, जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जाता है, तो ज्यादा मजाक उड़ाने वाले इमरान खान के मुहिब्बीन होते हैं, असद उमर के मुहिब्बीन होते हैं। और वजीर आजम इमरान खान इंटरव्यू देने में कमाल महारतें रखते हैं, चूंकि वो क्रिकेटर रहे हैं। जब भी मैच जीतते थे तो उनका एक इंटरव्यू होता था। अब वो इंटरव्यू उन्हें हिफज है, वो पूरा डायलॉग उन्होंने 200 मैचों में कामयाबी के बाद इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू हिफज हो गया। अब उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है और वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर इंटरव्यू दे रहे हैं। वो जब भी इंटरव्यू पैनल के सामने, एंकर के सामने बैठते हैं, वो एक जीती हुई टीम के कप्तान का रूप धार लेते हैं और हर सूरत में उन्होंने अपनी बतानी होती है कि उनका क्या गेम प्लान था जिससे वो जीत गए। अभी आपको याद होगा दोस्त, ज़ैनब बदावी ने हार्ट अटैक में इमरान खान का इंटरव्यू किया और सवाल पूछा कि आप 7 साल से पख्तूनख्वा में हुक्मरान हैं, आपकी हुकूमत है, आपने कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई और कितने लोगों को नौकरी दी। तो इसका जवाब जो इमरान खान साहब ने दिया वो कमाल जवाब था। उन्होंने कहा कि आप सर्वे करवा के देख लें, आज वो पख्तूनख्वा में माजी की निस्बत दुगने मकबूल हैं। अब मैंने पहले कहा कि हर शख्स की एक मकबूलियत की फॉलोअरशिप का एक लेवल होता है ना, इंटेलेक्ट लेवल यकसा होता है ना। अब जाहिर है कि जो लोग इमरान खान के इंटेलेक्ट के हैं, उन्हें उनकी बातें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पर तालियां पीट दी कि इमरान खान ने ज़ैनब बदावी को नॉकआउट कर दिया। इसी तरह असद उमर साहब को शौक पैदा हुआ हार्ट अटैक में जाने का, असद उमर साहब जाकर बैठ गए। अब मुख्तसर सा सवाल था कि आप पाकिस्तान के वजीर खजाना हैं और पाकिस्तान के वजीर खजाना के तौर पर आप क्या पॉलिसियां अपनाएंगे। अब असद उमर साहब ने इसके जवाब में एक बहुत बड़ा लेक्चर अमेरिका की पूरी दुनिया में बुराइयों, बदअफालियों और मक्कारियों और गलतकारियों पर दे डाला। असद उमर ने बताया कि अमेरिका फलां मुल्क को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने फलां मुल्क को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ये करता है, अमेरिका वो करता है, अमेरिका वो करता है। अब फिर वही बात कि जो लोग उसी इंटेलेक्ट के मालिक हैं, जिन्हें असद उमर लीडर लगता है, उन्होंने इस पर खूब तालियां पीटी। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि चूंकि आप खड़े एक जगह पे होते हो ना, आपका एक इंटेलेक्ट लेवल किसी से मैच कर रहा है, जिसका इंटेलेक्ट लेवल बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी या आसिफा भुट्टो या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मैच करेगा, वो वहां पर खड़ा होगा और वो सियासी फहम रखता होगा और सियासत की बात को सियासी अंदाज में समझने की कोशिश करेगा। आप कभी भी देखें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भी इंटरव्यू करने वाले को जिच करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो बदतरीन हालात में अपने सवाल का जवाब वजाहत के साथ देने की कोशिश करती हैं। ये एक अलग फैक्टर है कि पाकिस्तान में खलाई मखलूक की मुदाखलत की वजह से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेपनाह सरमाया जो इन्वेस्ट किया
सहाफत के अंदर, उसकी वजह से बेनजीर भुट्टो को जिंदगी में कभी एक भी नॉर्मल इंटरव्यू देने को नहीं मिला। अब दोनों सूरतें हैं। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना होता था माजी में, 90 की दहाई की बात कर रहा हूं या 2008 तक, बेनजीर भुट्टो की शहादत तक की बात करता हूं, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना है, शहबाज शरीफ का इंटरव्यू करना है, तो मीडिया सेल की टीम उनके नुमाइंदों के साथ बैठकर सवाल और जवाब पहले से तय करती है। अब जब बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू करना है, तो भी मीडिया सेल की टीम मुस्लिम लीग नवाज के माहिरीन, शरारती लोग, जुमलेबाज, चुस्त गुफ्तगू करने वाले और घटिया सुर्खियां लगाने वालों के साथ मुशावरत करती है और सवाल पूछती है। मिसाल के तौर पर बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जब कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा बार बेनजीर भुट्टो से जो सवाल पाकिस्तान के आला तरीन ज़र्फ रखने वाले सहाफियों ने पूछा, हर इंटरव्यू में वो पूछते थे, सुनो है आपके और आसिफ अली जरदारी के माबैन सब कुछ ठीक नहीं है। हर इंटरव्यू में बेनजीर भुट्टो को जिज किया गया और यह सवाल पूछा गया कि उनके खामद आसिफ अली जरदारी उन पर तशद्दुद करते हैं, उनके खामद आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी डाइवोर्स होने वाली है। यह कॉमन सवाल था जो कम से कम 20 साल तक या बेनजीर भुट्टो की मैट्रिमोनियल लाइफ जितनी भी थी उसमें बार बार पूछा गया। अभी हाल ही की मिसाल मैं आपको देता हूं कि सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया गया। उस रोज ताजा तरीन वाकया यह था कि कराची में नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल पर लोग एहतजाज कर रहे थे। अब सवाल यह नहीं पूछा गया कि कराची में नकीबुल्लाह महसूद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार हुआ है। सवाल यह पूछा गया कि रावणवार को कैसा इंसान समझते हैं। अब आसिफ अली जरदारी जाहिर है उस वक्त नकीबुल्लाह महसूद के सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने यह कहा कि माजी में एक वक्त में ऑपरेशन में रावणवार ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया था, तो वो अच्छा पुलिस ऑफिसर है। अब उससे अगला सवाल आया। अगला सवाल यह पूछा गया कि नकीबुल्लाह महसूद की गैर जुडिशियल किलिंग को कैसा देखते हैं। जरदारी साहब ने उसी वक्त उसको कंडेम किया और बुरा कहा। अब पीपल्स पार्टी का यह मौका फरोसे अव्वल से है और हमेशा से है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग गलत है, और माजी में एक बार एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में, उनके इसरार पर, एमकेएम के खिलाफ वो ऑपरेशन का हिस्सा बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया कि किसी भी सियासी जमात के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन नहीं रिपीट होगा, और 2008 से 2013 तक एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन न करने की बात पर कायम रही। अब इन हालात में एक तरफ आपकी सहाफत जहर आलू तीर भरकर सवाल पूछती है। उनके सवाल पूछने का मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पर सहाफत में बार बार ये बात की जाती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान झगड़ा हो गया। अब भाई कभी आपने ये बात अखबार में पढ़ी है या इंटरव्यू में ये सवाल मियां नवाज शरीफ से पूछा गया है कि मरियम नवाज शरीफ के और उनके दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं? तो ये बात कि जब सहाफत रोज़े अव्वल से यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती, और उसकी वजूहात हैं, अब तो एक्सपोज हो चुकी हैं, अब तो सबके सामने आ चुकी हैं कि सहाफत को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, तो यह विशेष सर्कल बिल आखिर टूटेगा। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि सहाफियों के सामने जाना सिर्फ सियासतदानों का काम है। सियासतदान अपनी बात पूरे तरीके से कर सकते हैं और सियासतदान को कोई सहाफी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कुछ लोग चूंकि पैराशूट पर बैठकर सियासत में आए हुए होते हैं, उनके पास डायलॉग की काबिलियत नहीं होती, अहलियत नहीं होती और मामला फहमी नहीं होती, उन्हें सवालात की समझ ही नहीं आती। वो जब घर से जाते हैं, गैर सियासी लोग जब घर से जाते हैं इंटरव्यू देने, तो अपने ज़हन में कुछ बातें तय करके जाते हैं और वो बातें वहां पर बोल देते हैं। इमरान खान हो, असद उमर हो या कोई भी दूसरा आदमी हो, हत्ता के परवेज मुशर्रफ इंडिया के दौरा पर गए थे और वो अपनी जानिब से इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कोई भी किसी भी लेवल पर कोई शरारत हुई और नाश्ते पर एक सहाफी के साथ उनके सवाल जवाब हो गए और अपनी पूरी एफर्ट और वो दौरा नाकाम करके वो वापस आए। और मैं समझता हूं कि ऐसे मौके जाया करना लाइफ टाइम लॉस है। दोनों ममालिक का लॉस हुआ था, उसमें नुकसान हुआ था। तो मारूजात यही पेश करना है कि सबसे पहले तो सहाफी को अपने आप को, अपने किरदार को बेहतर बनाना है कि वो अच्छे सवाल पूछे और ऐसे सवाल पूछे। मैं आज भी कसक महसूस करता हूं, मैं आज भी सहाफियत की जानिब गिला करता हूं कि आज तक आसिफ अली जरदारी से कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू नहीं हुआ। मुस्तकबिल में आज से 20 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद तारीख आसिफ अली जरदारी को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने विफाक पाकिस्तान की हैत बदल दी और पाकिस्तान में जिस कदर मुस्बत और जमहूरी तब्दीलियां लेकर आए वो उनकी कुर्बानियों की वजह से आई। तो आज ही इस बात को क्यों कर महफूज ना कर लिया जाए
कि जिस वक्त वो इन प्रॉब्लम्स का शिकार थे, जब वो तनहा एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, आज तो पीडीएम मौजूद है, आज तो बहुत सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, आज तो अवाम के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, आज तो मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीडीएम के साथ खड़ा है। आज बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट की अंगुश नुमाई या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ हैं, लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी तनहा थे। तो मैं ये ख्वाहिश करता हूं, या कभी खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं बतौर जर्नलिस्ट के, या मैं तमाम सहाफियों को चैलेंज करता हूं, उनको कहता हूं कि वो आसिफ अली जरदारी का एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू करें कि जिसमें ये पूरी तारीख महफूज हो जाए और आइंदा आने वाले लोगों के लिए, इल्म सियासत के तलबा के लिए, इल्म तारीख के तलबा के लिए और तज्जिया निगारों के लिए ये इंटरव्यू एक मिसाल बन जाए। हम पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो को ज़ाया कर चुके हैं, तो आसिफ अली जरदारी की किरदार और अफ़ाल के बारे में एक मबसूत इंटरव्यू की जरूरत है और वक्त की जरूरत है। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं कि जब इंटरव्यू आता है तो हमारी जो मद्दाहीन की टीमें होती हैं वो इंतजार नहीं करते कि जो शख्स इंटरव्यू दे रहा है उसका अपना क्या मौकफ है। तो माजी में ऐसा मैंने देखा कि इमरान खान की वकालत इस जोर से की गई कि बाद अज़ां वापस लेना पड़ी। इमरान खान ने बहुत सारे इंटरव्यूज में कुछ गलत बातें की और उन पर बाद में शर्मिंदगी का इजहार किया गया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे फख्र है मैं यूटर्न वजीर आजम हूं। अब एक बैनुल अक़वामी फोरम पर आप बैठकर ये बात कहते हो कि मुझे फख्र है, तो इसका पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? उसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तन्हाई का शिकार हो चुका है। जब पूरी दुनिया को आपने खुलेआम टीवी चैनल पर बैठकर, बीबीसी जैसे चैनल पर बैठकर कहा कि हाँ मैं अपने फैसलों में कायम नहीं रहता, मैं रोजाना अपने फैसले बदलता हूं, तो बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, डिप्लोमेसी में आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या औकात है? और अगर आज आप तन्हाई का शिकार होकर अपने मुल्क में बैठे हैं तो आपका एक जुमला आपकी पकड़ बना हुआ है, मोहतरम वजीर आजम आपको ये बातें सीखना है, अभी वो वक्त नहीं रहा कि आप मजीद सीखें। इसी तरह मैं अर्ज करता हूं कि न सिर्फ ये कि सियासतदानों को ज्यादा शऊर का मुजाहिरा करना चाहिए, सहाफत को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, बल्कि हर लेवल पर हमें अपने मुल्क के मस्बत इमेज को बढ़ाने के लिए सियासी आज़ादियों का इजाफा करना होगा। सहाफत पर कैदोबंद को कम करना होगा, बल्कि खत्म करना होगा। सहाफत में हर तरह की सेंसरशिप खत्म करना होगी और सहाफत में जो हम सरमाए को घुसाते हैं, जो हम सरमायादाराना सिस्टम के तहत सहाफत को खरीद लेते हैं, तो इससे भी आपका मुल्क का फायदा नहीं होता और आपका भी फायदा नहीं होता। आपको जो जाली इमेज बनाया जाता है वो वक्त आने पर जब एक्सपोज होता है तो आपके हामियों को ज्यादा तकलीफ होती है। तो बेहतर यही है कि हम जैसे हैं वैसे नजर आने की कोशिश करें। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख में आज इसी कदर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।